Yes, let's start. Non-random sampling. Non-random sampling includes all those methods of sampling in which all the units of population do not have equal probability or equal chance of being selected in the sample of study. यानी नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है बेटा, जिसमें जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, ये जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर, सभी के चुने जाने के इक्वल चांस नहीं होते, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर जो भी रहेगा वो चांस फैक्टर पे नहीं होता बेटा, चॉइस फैक्टर के ऊपर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो टॉपिक आपने कल रैंडम सैम्पलिंग किया वो था चॉइस फैक्टर, सॉरी चांस फैक्टर के ऊपर, जिसमें सभी के चुने जाने के इक्वल चांस थे, इक्वल प्रोबेबिलिटी थी सभी के चुने जाने की। लेकिन यहाँ पर क्या है? देयर इज नो इक्वल चांस, नो इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना बेटा, ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी हम सभी यूनिट्स की बात करें तो सबके लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है चुने जाने की। यहाँ पर चांस फैक्टर नहीं है, यहाँ पर चॉइस फैक्टर वर्क करेगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और इस पर्सनल जजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल। जो कि हम कहें कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेटर जो है उसकी पर्सनल जजमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चूज करना है, ठीक है, वो अपने कन्विंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेगा। यहाँ पर चांस फैक्टर नहीं है बेटा। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड इज द पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। अब ये पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या है बेटा? पर्पोसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच the investigator himself makes the choice of the sample items which in his opinion are the best representative of the universe। यानी ये purposive और deliberate sampling क्या है? It is that method in which the investigator himself make the choice of the sample। यानी सभी आइटम्स में से, सभी यूनिट्स में से, यूनिवर्स की सभी यूनिट में से जो इन्वेस्टिगेटर है खुद चूज करेगा सैंपल को। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है कौन फ्रेम करेगा? इन्वेस्टिगेटर जो है वो चूज करके फ्रेम करेगा। एक लार्ज ग्रुप में से जो एक स्मॉल ग्रुप फ्रेम किया जाएगा वो इन्वेस्टिगेटर की चॉइस के ऊपर रहेगा। So in this method of sampling, selection of the sample item is not left to the chance factor, it is simply made by the choice। chance factor का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर क्या है? choice factor। And this method of sampling is specifically suitable when some of the items in the universe are of special significance and ought to be included in the sample। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे पास यूनिवर्स के अंदर, उनमें से कुछ यूनिट्स का स्पेशल सिग्निफिकेंस है और उन यूनिट्स को लेना जरूरी है, उन यूनिट्स को इंक्लूड करना जरूरी है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टिगेटर इज टू बी मेड रिलेटिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। हम लोग पहले भी इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज आयरन एंड स्टील कंपनीज की बात हो रही है इंडिया के अंदर, और उसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी को अगर सपोज स्पेशल वेटेज देने की जरूरत थी, उसको इसमें लेना जरूरी था, तो हम इसको रैंडम सैम्पलिंग से नहीं कर सकते। रैंडम सैम्पलिंग में हो सकता है कि ये कंपनी हमारी सिलेक्ट ना हो। अगर हम आयरन एंड स्टील कंपनी की बात कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी क्या करे, उसको रिप्रेजेंट करे, हमारे उस स्मॉल ग्रुप के अंदर आए, जो हम सैंपल फ्रेम कर रहे हैं उसके अंदर आए, तो हम इसे स्पेशल सिग्निफिकेंस देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? हमारे को नॉन रैंडम सैम्पलिंग यानी चॉइस फैक्टर वाला मेथड यूज करना है। तो इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। यानी हमने यहाँ पर क्या किया? चूज किया। ठीक है बेटा, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। इसमें फर्स्ट जो मेथड हम कर रहे थे पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग, वो क्या है। अब इसकी मेरिट्स क्या है बेटा और इसकी डीमेरिट्स क्या है। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलो द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये मेथड जो है बेटा, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों कहा?
इसके अंदर हमें जिस भी यूनिट का हमें स्पेशल सिग्निफिकेंस लगता है उसे हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये चॉइस फैक्टर है ना कि चांस फैक्टर। जिसको भी आप चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट, selection of items can be deliberately tuned to the purpose of study। यानी यहाँ पर जो हम आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कहते हैं कि सोच समझकर अपने पर्पस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ आइटम, सिंपली चूज करना, तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है बेटा। तो इसकी डीमेरिट्स क्या रहती है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। यहाँ पर पर्सनल बायस होने के, यानी इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल बायस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चॉइस फैक्टर चल रहा है। किसे सिलेक्ट करना है किसे नहीं करना ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ वो कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एंड सेकंड डिमेरिट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, reliability of the results become doubtful। सेकेंड डिमेरिट हम लोग कर रहे थे बेटा, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायस, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम डाउटफुल। अब क्या होता है कि पर्सनल बायस होने की चांसेस रहते हैं इसके अंदर, तो जिससे क्या होता है रिजल्ट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी डीमेरिट्स। आपने क्या टॉपिक किया, आपने किया नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर परपोसिव सैम्पलिंग। ठीक है बेटा, जो कि एंटायरली किसके ऊपर रहा, एंटायरली डिपेंड करता है चॉइस फैक्टर के ऊपर, ना कि चांस फैक्टर के ऊपर। इसके अंदर क्या रहता है, इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल जजमेंट रहती है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सैंपल को चूज करता है, ना कि बाय चांस की बात नहीं है यहाँ पर चूज किया गया है। ठीक है बेटा, और ये कब हम यूज करते हैं, when there is a need to give special significance of some units of the universe। अगर कुछ यूनिट्स को हमें स्पेशल सिग्निफिकेंस देना है, हमें उनको लेना ही लेना है, इंक्लूड करना ही करना है सैंपल में, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं बेटा। और इसकी मैरिट्स और डीमेरिट्स भी आप लोगों ने देख ली। मैरिट्स क्या थी बेटा इसके अंदर, ये फ्लेक्सिबल मेथड है, जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसको हम स्पेशल वेटेज देना चाहते हैं उसको हम दे सकते हैं बेटा। इसी तरह से डीमेरिट्स हमने क्या देखी कि जिसको हम इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि पर्सनल बायस की प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। और क्या हो सकता है बेटा, पर्सनल बायस होने की वजह से हमारी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो सकती है, डाउटफुल हो सकती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज द स्टेरिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। अब ये मेथड क्या है बेटा, this method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics। यानी ये मेथड हम कब यूज करते हैं, ये मेथड तब यूज किया जाता है जब पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग हों। डिफरेंट हम ये कहें कि दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स उसके अंदर हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग हो सकते हैं, तो हम इस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसा नेम से पता लग रहा है इट इज अ मिक्स सैम्पलिंग। अभी आपको क्लियर होगा कैसे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर आपको अपनी जो ग्रुप है, जो आपका यूनिवर्स है जिसके ऊपर आप स्टडी करने जा रहे हैं, उसको डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपने क्या कर दिया, अपनी यूनिवर्स को डिवाइड कर दिया। यानी ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स जो थी उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। फॉर एन एग्जांपल, सपोज वी वांट टू स्टडी ऑफ द 11th क्लास स्टूडेंट्स, और हमने क्या किया कि दो तरह के स्टूडेंट्स हमारी क्लास में है, मैथ हैविंग और इकोनॉमिक्स हैविंग। यानी जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ है या कुछ के पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। हमने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर थे, एक ग्रुप में सभी वो स्टूडेंट्स ले लिए जिनके पास मैथ्स है, एक ग्रुप में सभी वो स्टूडेंट्स इंक्लूड कर दिए जिनके पास इकोनॉमिक्स है।
तो इस तरह से हमने 50 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। एक ग्रुप जिसमें मैथ्स था उसमें 30 स्टूडेंट्स थे सपोज, और दूसरा ग्रुप जिस लोगों के पास इकोनॉमिक्स था उसमें 20 स्टूडेंट्स हमारे आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या कर दिया, अपने ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम ईच ऑफ these strata items from each of these strata items would be selected proportionately such that the sample represents the characteristics of the entire population। अभी आपने क्या किया, हर एक स्टेट्रा से आपने क्या किया बेटा, उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग एक सैंपल जो है आपने कलेक्ट कर लिया। यानी फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्टेट्रा आइटम्स वुड बी सिलेक्टेड प्रपोर्शनेटली, यानी जहां पर आपने 30 स्टूडेंट्स आपके पास थे वहां से सपोज आपने 3 स्टूडेंट्स को ले लिया, जहां पर आपके पास 20 स्टूडेंट्स थे उस ग्रुप में से आपने क्या कर दिया, सपोज 2 स्टूडेंट्स को ले लिया। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने प्रपोर्शनेटली अपना सैंपल जो था वो चूज कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने उसे डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया, ठीक है ना। और डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद आपने रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हुए क्या किया, वहां से जो 30 स्टूडेंट्स थे उनके नेम की स्लिप्स डाली, लॉटरी सिस्टम से या फिर टिप्पे टेबल से किसी भी तरह से आपने क्या किया, वहां से 3 स्टूडेंट्स को और वहां से 2 स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मिक्स सैम्पलिंग, जिसमें हमने पहले डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने रैंडम सैम्पलिंग से प्रपोर्शनेटली दोनों ही ग्रुप्स में से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, यानी प्रपोर्शनेटली 30 में से 3 और 20 में से 2 यूनिट्स को हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। An investigator may prefer to select 4 students from amongst those who studying mathematics and from one which amongst those who studies economics। अभी जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो 4 और 1 का क्राइटेरिया भी ले सकता है, एक में से 4 उसने ले लिए, एक उसने 1, एक से उसने 1 ले लिया। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। द चॉइस विल बी गवर्न बाय द नेचर ऑफ द इंक्वायरी एंड विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रपोर्शनेटली लेता है सैंपल या नॉन प्रपोर्शनेटली लेता है। उसने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, दो स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड किया, और दोनों में से प्रपोर्शनेटली भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है और नॉन प्रपोर्शनेटली भी। यानी 30 में से उसने 4 ले लिया और 20 में से उसने 1 ले लिया, दिस इज द नॉन प्रपोर्शनेटली। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, नेचर ऑफ द इंक्वायरी एंड द विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। Stratified sampling is also called mixed technique of sampling। अब इसे mixed technique of sampling क्यों कह रहे हैं बेटा, because this method involves the mixture of both purposive sampling and random sampling। जो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ बेटा डिफरेंट स्ट्रेटा में, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन टू डिफरेंट स्ट्रेटा इज पर्पोसिवली डन। यानी पर्पोसिव मेथड से क्या किया गया था, डिवीजन ऑफ सैंपल किया गया था, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया था, डिवीजन ऑफ ग्रुप किया गया था। और उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ वो कैसे किया गया, वो रैंडम मेथड से किया गया। दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पहले ही हमने दोनों मतलब जो कंप्लीट ग्रुप था उसको हमने क्या किया, एंटायर ग्रुप को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया। तो दोनों ही ग्रुप से हमने क्या कर लिया, दोनों ही ग्रुप से सैंपल फ्रेम किया, तो इट मीन्स क्या होगा, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर पा रहे हैं। On the basis of direct diverse characteristics of the population, a comparative analysis of the data become possible। यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं बेटा, कंपैरिजन इजी हो जाता है, क्योंकि आपने दोनों ही ग्रुप में से क्या किया है, सैंपल फ्रेम किया है सॉरी, दोनों ही ग्रुप में से आपने क्या किया, आपने यूनिट्स को लिया है, तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल होगा। ये मेथड जो है ज्यादा रिलायबल रहता है बेटा, बट इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये मेथड तभी यूजफुल है जब हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कंप्लीट नॉलेज हो अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटा, तो वो क्या हो सकता है, वो बायस भी हो सकता है। और जब पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होगा बेटा, उस समय उसे और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता।
ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर